हाय फ्रेंड्स, आई एम मुदम्मिल यह स्टैंडर्ड एस। वेलकम बैक टू माय चैनल से आइडिया। आज हमारा सेंटर ऑफ मास का 9th लेक्चर है और हमारा कोलिजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में डिटेल से समझ लेंगे। इस चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल से आज की इस वीडियो में पढ़ लेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो इलास्टिक कोलिजन समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कोलिजन के क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, है ना। तो बेसिकली कोलिजन की क्लासिफिकेशन कुछ दो तरह के होते हैं ना। एक आपको मिल जाएगा हेड ऑन हेड कोलिजन, हेड ऑन हेड कोलिजन, है ना, हेड ऑन हेड कोलिजन। और एक दूसरा है ना क्लासिफिकेशन इसका मिल जाएगा, वो हो जाएगा ऑब्लिक कोलिजन। तो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन, है ना। तो ये कुछ इसके दो क्लासिफिकेशन हो गए। तो ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया इन दोनों कोलिजन का, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा क्या कि हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है और ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। तो इस वीडियो में बेसिकली जो हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 1D पढ़ने वाले हैं वो हेड ऑन हेड कोलिजन से पूरी वीडियो में हम लोग डील करेंगे, है ना। ऑब्लिक कोलिजन पे एक सेपरेट सी वीडियो आएगी, है ना। तो आज की वीडियो में बेसिकली हेड ऑन हेड कोलिजन से हम लोग डील करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में, है ना। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गए, है ना। तो ये दोनों जो क्लासिफिकेशन हुआ, ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा किसके बेसिस पर, इम्पैक्ट के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से आप क्या समझते हैं ना। तो हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है कि मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट के बेसिस पे मान लीजिए यहाँ पे दो मासेस हैं, है ना। यहाँ पे दो मासेस है, दोनों का कुछ कुछ मास है और दोनों क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाता है। तो हेड ऑन हेड कोलिजन क्या होता है ना। यहाँ पे दो मासेस है, अब दोनों की स्पीड कुछ होगी, दोनों है ना एक ही डायरेक्शन में मान लीजिए यार। तो जब दोनों कोलाइड करते हैं, जब ये दोनों मासेस कोलाइड करेंगे, है ना, तो जब भी दो मासेस कोलाइड करेंगे तो उनका जो लाइन ऑफ मोशन, उनका लाइन ऑफ मोशन, अगर उनका लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर उनका मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर हुआ, अगर उनका मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर हुआ, इम्पैक्ट नहीं, मैं यहाँ पर कोलिजन लिख देता हूँ, है ना। अगर लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर हुआ तो वो हेड ऑन हेड कोलिजन कहलाएगा। अब मैं आप लोग को अच्छी तरह समझाता हूँ आखिर लाइन ऑफ मोशन क्या होता है और लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है। तो ये दोनों, ये जो हमें सिनेरियो देख रहा है ना, एक हेड ऑन हेड कोलिजन का केस है ना। तो जब ये दोनों मासेस टकराएंगे तो इनका जो लाइन ऑफ मोशन है, लाइन ऑफ मोशन क्या होता है ना, द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल इज मूविंग, मतलब जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा होता है। ये मेरा एक पार्टिकल है ना, इसका लाइन ऑफ मोशन कुछ इस तरह का होगा, है ना। अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो इसका लाइन ऑफ मोशन इस तरह का होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा होता है, तो ये जो पार्टिकल है ना, मान लीजिए इसका कुछ मास होगा, ये मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग, तो इसका क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन हो गया। ये क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन हो गया, है ना। तो लाइन ऑफ मोशन से क्या समझे कि द लाइन अलोंग विच द पार्टिकल इज मूविंग, मतलब ऐसा लाइन जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है ना। तो ये जो पार्टिकल, जो ये जो जितना ही बड़ा पार्टिकल है ये मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग, है ना। जिस तरफ ये लाइन जा रही है ना, उसी तरफ, उसी के अलोंग ये पार्टिकल है ना, उस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। तो लाइन ऑफ मोशन समझ गए, है ना। लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है ना। तो लाइन ऑफ कोलिजन जो होता है, तो देखिए लाइन ऑफ मोशन समझ गए, तो लाइन ऑफ मोशन बराबर होना चाहिए लाइन ऑफ कोलिजन के, तो बन जाएगा ये हेड ऑन हेड कोलिजन। तो लाइन ऑफ कोलिजन क्या होता है ना, मान लीजिए जब दो पार्टिकल कोलाइड कर जाता है ना, तो ये ऐसा लाइन होता है जो कि मतलब कि दोनों पार्टिकल का कुछ ना कुछ कांटेक्ट सरफेस होगा, है ना, कुछ ना कुछ कांटेक्ट सरफेस होगा, है ना। ये इसका क्या गया, दोनों पार्टिकल का ये कांटेक्ट सरफेस हो गया, इन दोनों बॉडीज का क्या हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया। देखिए दोनों कांटेक्ट में, देखिए कोलिजन होगा तो कांटेक्ट में ये दोनों आएंगे, और कोलाइड करेंगे तो कांटेक्ट में आएंगे, तो ये इन दोनों का क्या हो गया, ये कांटेक्ट, है ना। इन दोनों बॉडी के बीच का ये क्या हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया, है ना। ये क्या हो गया, कांटेक्ट सरफेस हो गया। तो ऐसा लाइन जो कि इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इसी को कहते हैं हम लोग लाइन ऑफ इम्पैक्ट, या फिर आप लोग ये कह सकते हैं लाइन ऑफ कोलिजन और लाइन ऑफ कोलिजन, है ना। मतलब कि ऐसा लाइन जो कि कांटेक्ट सरफेस, दोनों बॉडी के के कांटेक्ट सरफेस के लाइन के परपेंडिकुलर हो। ये एक कांटेक्ट सरफेस है, दोनों बॉडी के कांटेक्ट सरफेस के जो लाइन परपेंडिकुलर हो
वही हमारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाता है, वही हमारा लाइन ऑफ कोलिजन कहलाता है। तो हेड ऑन हेड कोलिजन में कौन सा केस देखने को मिलता है कि जब भी दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं, मतलब आमने से, हेड ऑन हेड मतलब समझ रहे, मतलब कि सर से सर कोलाइड कर रहा है ना, मतलब कि इसके नाम में ही है ना हमें ना बता दिया है कि ये किस तरह का कोलिजन होगा, मतलब आमने सामने कोलाइड कर रहा है, आमने सामने, मतलब कि दोनों बॉडी आमने सामने कोलाइड कर रही है, इसका मतलब उसका जो लाइन ऑफ मोशन है और उसका जो लाइन ऑफ कोलिजन है वो दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के बराबर है, दोनों एक दूसरे के सेम है। जिस तरह से लाइन ऑफ मोशन जा रहा है उसी तरह से लाइन ऑफ कोलिजन भी जा रहा है, मतलब जिस लाइन ऑफ मोशन क्या हुआ, ऐसा लाइन जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है, मतलब जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है ना, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है मतलब लाइन ऑफ मोशन, वही उसके लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर होगा, मतलब कि ऐसा लाइन जो कि दोनों बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस परपेंडिकुलर होगा। तो हेड ऑन हेड कोलिजन में है ना ये होगा लाइन ऑफ कोलिजन, जो कि दोनों सरफेस, जो दोनों बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये तो लाइन ऑफ कोलिजन हो गया। अब यही हमारा लाइन ऑफ मोशन भी होगा, जिसके अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा था, अब ये पार्टिकल मूव करते 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 कोलाइड हो गया, मगर उसका लाइन ऑफ कोलिजन क्या हो गया, है ना, वो तो परपेंडिकुलर हो गया किसके, दोनों बॉडी के कॉन्टैक्ट सरफेस के, दोनों बॉडी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया, वो तो लाइन ऑफ कोलिजन हो गया, तो पता है वो तो लाइन ऑफ कोलिजन होगा ही, मगर वो लाइन ऑफ कोलिजन लाइन ऑफ मोशन के बराबर होगा, मतलब दोनों साथ साथ होंगे, दोनों बराबर होंगे, तो इसी को कहते हैं हेड ऑन हेड कोलिजन। इतना आप लोग समझ चुके हैं हेड ऑन हेड कोलिजन के बारे में, मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब हम लोग ऑब्लिक कोलिजन के बारे में समझ लेते हैं, मैं छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा करके मैं बता देता हूँ, है ना, इन सब के बारे में। तो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है, जाहिर सी बात है जिसका लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ, जिसका लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलिए या लाइन ऑफ कोलिजन बोलिए, दोनों बराबर है, जिसका लाइन ऑफ मोशन लाइन ऑफ इम्पैक्ट या लाइन ऑफ कोलिजन के बराबर ना हो वो ऑब्लिक कोलिजन कहलाता है। इसमें कुछ इस तरह से होगा, देखिए यहाँ पे एक आप लोग को एक मास दिया हुआ है और यहाँ पे एक मास दिया हुआ है ना, अच्छे से मैं बना देता हूँ यहाँ पे डायग्राम, यहाँ पे एक मास दिया हुआ है और यहाँ पे एक मास दिया हुआ है। अब इसका जो लाइन ऑफ मोशन है, जिसके अलोंग ये पार्टिकल को मूव करना है ना, देखिए इसका लाइन ऑफ कोलिजन है ना कुछ इस तरह का होगा, मगर इन इस तरह से ये कोलाइड कर रहा है, इस तरह से इसका केस बना दिया मैंने, है ना, इस तरह से इसका केस बना दिया, मगर इसका लाइन ऑफ मोशन अलग होगा, इसका लाइन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से जा रहा होगा ये दोनों पार्टिकल का, लेकिन दोनों पार्टिकल का लाइन ऑफ मोशन से क्या समझे, है ना, जिस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा हो, है ना, तो पार्टिकल तो इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, और लाइन ऑफ कोलिजन हमारा ये हो गया, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लाइन ऑफ इम्पैक्ट, मगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट बराबर नहीं है लाइन ऑफ कोलिजन के, मतलब ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऐसे लाइन के बराबर नहीं है जिसके अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, ये पार्टिकल है ना जिस लाइन ऑफ मोशन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है वो लाइन बराबर नहीं है लाइन ऑफ कोलिजन के, मगर लाइन ऑफ कोलिजन अलग हो गया और लाइन ऑफ मोशन, मतलब कि ऐसा लाइन जिसके अलोंग पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है वो अलग हो गया, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट भी अलग हो गया, तो उसे ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं ना। लाइन ऑफ मोशन से आप क्या समझे, मतलब कि जिसके अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है ना, मतलब जिस वेलोसिटी के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा हो, तो ऑब्लिक कोलिजन में क्या होता है, मान लीजिए v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये v नॉट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, तो ये हो गया इनका लाइन ऑफ मोशन, है ना, जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, मगर इसका जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो इन वेलोसिटीज के अलोंग नहीं है, इन लाइन ऑफ मोशन के अलोंग नहीं है ना, जिस, है ना, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटीज जा रहे हैं उसके अलोंग नहीं है ना, जिसके अलोंग ये पार्ट, जिस वेलोसिटीज के अलोंग ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसके अलोंग नहीं है हमारा क्या, लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, है ना, लाइन ऑफ कोलिजन। तो ये किसके बेस पे हमने इन दोनों को क्लासीफाई किया, ये क्या हमने इम्पैक्ट के बेसिस पर। अब है ना, और कोलिजन के और टाइप्स होते हैं, ये तो हो गया हेड ऑन कोलिजन, कोलिजन के और टाइप्स होते हैं, कुल मिला के आप लोगों को यहाँ पे 3 टाइप्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। एक होगा इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, है ना, इलास्टिक कोलिजन। एक होगा आप लोग को इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, इन इलास्टिक कोलिजन। एक होगा आप लोग का पार्शियली पार्शियली इलास्टिक, है ना, पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन मतलब इलास्टिक कोलिजन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं। तो ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ये पहला ये इलास्टिक कोलिजन, ये दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन।
तो पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन को अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है तो मैं आप लोग को कुछ इस तरह से समझा देता हूँ कि पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन क्या मतलब कि आधा ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब कि आधा ये पार्शियली इलास्टिक है और पार्शियल इनइलास्टिक है। मतलब कि कोलिजन है ना तो ये पूरी तरीके से इलास्टिक है और नहीं ये पूरी तरीके से इनइलास्टिक है। जब ये पूरी तरह से इनइलास्टिक नहीं होगा तो ज़ाहिर-सी बात है आधा इलास्टिक होगा और आधा इनइलास्टिक, मतलब थोड़ा इलास्टिक होगा, थोड़ा आधा की बात मैं नहीं कर रहा, थोड़ा इलास्टिक होगा और ज़्यादा इनइलास्टिक होगा, या फिर थोड़ा इनइलास्टिक होगा और ज़्यादा इलास्टिक होगा, है ना? इस तरह का केस आप लोग को देखने को मिलेगा, है ना? या फिर आधा इलास्टिक हो या आधा इनइलास्टिक, मतलब कि पार्शियली इलास्टिक भी होगा और पार्शियली इनइलास्टिक भी होगा। मतलब कि इलास्टिक भी होगा उसमें, है ना? ना तो पूरी तरह से इलास्टिक होगा, ना तो पूरी तरह से इनइलास्टिक होगा, या पूरी तरह से इलास्टिक नहीं होगा, इसका मतलब उसमें थोड़ा इनइलास्टिक भी, मतलब पार्शियली इनइलास्टिक भी। इतना हम लोग समझ गए, तो इलास्टिक कोलिजन। तो ये जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये करते हैं हम लोग एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, है ना? मतलब कि आप लोग को दिया रहेगा कि है ना, अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ा फाइनल काइनेटिक एनर्जी का होता है तो इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, अगर एनर्जी का लॉस होता है तो इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है ना? तो इसी तरह का आप लोग को दिया रहेगा, है ना? तो इस सब के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, है ना? तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, है ना? मैं आप लोग को थोड़ा इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में मैं बता दूँ, है ना? ऐसे इन्हें परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन पे भी सेपरेट से एक वीडियो आएगी, है ना? तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो मैंने आप लोगों को कोलिजन का एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया, है ना? कोलिजन का मैंने आप लोगों को एक अच्छा खासा ओवरव्यू दे दिया। एक बात याद रखिए, कोलिजन का ये मतलब नहीं होता है कि ज़रूरी है कि दोनों बॉडी आपस में टकराए, है ना? कोलिजन का ये मतलब नहीं होता है कि ज़रूरी है कि दोनों बॉडी आपस में टकराए, मगर हम लोग को यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट हर केस में यही दिया रहेगा कि दोनों बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही होंगी। मगर कोलिजन का ये मतलब नहीं होता कि दोनों बॉडी ज़रूरी है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दोनों बॉडी ज़रूरी है कि आपस में कोलाइड कर जाए, है ना? नेसेसरी नहीं है तो दोनों कोलाइड कर जाए, है ना? मगर हमें ऑलमोस्ट हर केस में ये दिया रहेगा कि दोनों बॉडीज कोलाइड कर रही होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसमें हम लोग हेड ऑन हेड कोलिजन से डील करेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात कर रहे होंगे इलास्टिक कोलिजन इन 1D, है ना? इसके अंदर हम लोग हेड ऑन हेड कोलिजन से ही डील करेंगे। इसमें ऑब्लिक कोलिजन का कोई भी केस नहीं आएगा। इसमें हम लोग हेड ऑन हेड कोलिजन से डील करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे दो मासेस रखे हुए हैं, है ना? एक का मास है m1, एक का मास है m2। ये दोनों है, ये मान लीजिए जा रहा है ना? इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये भी जा रहा है u2 वेलोसिटी से, ये भी जा रहा है u2 वेलोसिटी से, है ना? इधर क्या है? एयर, है ना? एयर u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 है ना u2 से ग्रेटर है। तो जब u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों कांटेक्ट, मतलब कि कोलाइड कर जाएंगे, हाँ। अगर u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है तो है ना, ये जो m1 मास है ये m2 मास के एकदम करीब आता जाएगा और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लीजिए लेट्स से टाइम t पर, है ना, ये दोनों कोलाइड कर जाते हैं। कोलाइड क्यों कर जाते हैं? क्योंकि u1 की वेलोसिटी u2 से ज़्यादा है। तो u2 कितना ही भागने की कोशिश कर ले, कभी ना कभी तो u1 इसे अप्रोच कर ही लेगा। कैसे अप्रोच कर लेगा? जैसे अगर पुलिस की स्पीड चोर से ज़्यादा है, चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रहा है, पुलिस उसके पीछे भाग रहा है, पुलिस की स्पीड चोर से ज़्यादा है, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा क्योंकि पुलिस की स्पीड ज़्यादा है। तो धीरे-धीरे ये m1 मास इससे m2 मास के करीब आता जाएगा और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया, है ना? यहाँ पे कोलिजन अकर हो गया। अब दोनों क्या हो गया? कोलाइड कर गए, है ना? ये दोनों क्या कर गए? कोलाइड कर गए। पहले इनकी स्पीड थी u1 और फिर बाद में इसकी स्पीड कितनी हुई? u2। ये दोनों क्या कर गए? कोलाइड कर गए। अब जो ये दोनों कोलाइड कर गए, है ना, ये दोनों कोलाइड करते जाएंगे, है ना? कब तक कोलाइड करते रहेंगे, है ना? जब तक मैक्सिमम, है ना, ये कोलाइड करते जाएंगे। और जब कोलिजन होगा तो क्या काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा? बिल्कुल। जब कोलिजन होगा, है ना, तब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, हाँ। तो ये दोनों कोलाइड करते जाएंगे, है ना? और ये लोग इतना कोलिजन कर, मतलब कि इतना कोलाइड कर जाएंगे कि ये दोनों डिफॉर्म हो जाएंगे एक दूसरे में। डिफॉर्म का मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे में कोलाइड कर गए। जब भी दो कार आपस में टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं? डिफॉर्म हो जाते हैं, है ना? मतलब कि ये दोनों कार टकरा रही है ना,
इसका कुछ पार्ट टूट के है ना अंदर चला गया, ये दोनों पार्ट टूट गए, दोनों का एक दूसरे में क्या हो गया, डिफॉर्म हो रही है, उसी तरह से ये लोग डिफॉर्म होते जाएंगे, है ना। तो जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आता है, अभी तो U1 और U2 से जा रहे थे ये दोनों, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या कि एकदम ये लोग मैक्सिमम डिफॉर्म्ड हो चुके होंगे, है ना, एकदम सबसे मतलब कि एकदम जब मैक्सिमम डिफॉर्म हो चुके होंगे, मतलब कि ये दोनों है ना पूरा डिफॉर्म मतलब कि सेटिस्फाई हो चुके होंगे डिफॉर्म हो के, मतलब कि अच्छे तरीके से ये दोनों डिफॉर्म हो चुके होंगे, तब इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। मान लीजिए इन दोनों की वेलोसिटी हो जाती है, क्योंकि दोनों इस वक्त पूरी तरह से कांटेक्ट में रहेंगे, तो जिस वेलोसिटी के साथ ये चल रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये चल रहा होगा। पहले ये U2 के साथ चल रहा था, फिर और ये U1 के साथ चल रहा था। U1 यहाँ पे क्या था, U1 वाज ग्रेटर देन U2, है ना। मगर जब कोलिजन हो गया और जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आ गए, मतलब डिफॉर्मेशन करते करते देखिए जैसे डिफॉर्मेशन होगा, है ना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे आ गए तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, है ना, पहले तो अच्छी खासी स्पीड से, तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा, है ना। और काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी के, है ना। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ये इलास्टिक कोलिजन का केस, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में इसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, कैद हो जाएगी एनर्जी, है ना। और जब ये दोनों कोलाइड कर गए, चलो कोलाइड कर गए, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी। क्यों से सेम हो जाएगी, क्योंकि दोनों एकदम कांटेक्ट में होंगे। जब दोनों कांटेक्ट में होंगे तो दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे होंगे, मतलब जिस वेलोसिटी के साथ ये जा रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ ये वाला ब्लॉक भी जा रहा होगा, दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ डिफॉर्म्ड हो चुके होंगे, दोनों डिफॉर्म्ड हो गए। अब है ना इतना मैक्सिमम डिफॉर्म हो गए कि अब आगे डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, आगे ये दोनों एक दूसरे में डिफॉर्म नहीं हो सकते, तो आगे इन दोनों की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती, वही वेलोसिटी रहेगी। अब इलास्टिक कोलिजन, अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, मगर अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि फिर वो पोटेंशियल एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो चुका था, वो काइनेटिक एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी चला गया था, अब फिर वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगा। तो जब वो पोटेंशियल एनर्जी वापस काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगा, तो फिर से है ना ये दोनों सिचुएशन वैसी हो जाएंगे, फिर से है ना ये जो मैक्सिमम डिफॉर्म हो चुका था अब ये रिफॉर्म होने की कोशिश करेंगे। देखिए आपने है ना एक बॉल लिया, मतलब कि एक क्या तो कहते हैं, मतलब कि एक टेनिस का बॉल का एग्जाम्पल लेते हैं ना, जब उसको आप ग्राउंड पे जोर से हिट करते हैं तो थोड़ा डिफॉर्म होता है, फिर डिफॉर्म होकर वापस आ जाता है ना। तो वो कम्प्लीटली डिफॉर्म नहीं होता है, और कम्प्लीटली वो डिफॉर्म होकर वापस आ भी नहीं सकता, कि कुछ ना कुछ तो उसमें के अंदर डिफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर डिस्ट्रक्शन हुआ ही होगा। मगर इधर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इधर कम्प्लीटली डिफॉर्म होकर आ जाता है, ये डिफॉर्म हो चुका था, अब डिफॉर्म हो गया तो है ना इसका जो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया था, अब वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया था। मगर अब जब पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, मान लीजिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया था, इधर इधर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया था, वो बदल गया था पोटेंशियल एनर्जी में। मगर जब वो पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्टेड हो जाएगा, है ना, तो ये दोनों है ना वापस वही सेम पोजीशन पे आ जाएंगे जो पोजीशन पे ये लोग थे, और सेम पोजीशन इन लोगों का क्या था, फिर वही पोजीशन पे आ जाएंगे। अब इस बार क्या होगा, कोलिजन के बाद, ये तो कोलिजन हो गया इन दोनों का, है ना, मगर कोलिजन के बाद ये M2 को इस तरफ धक्का देगा और M1 को इस तरफ धक्का देगा, तो M2 तो इधर आ गया, M1 इधर आ गया। इस बार M2 की वेलोसिटी M1 से ज़्यादा होगी, M2 की वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी और M1 की वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, M2 से कम हो चुकी होगी, है ना। ये जो M2 है, इस बार M2 की वेलोसिटी है ना ज़्यादा हो चुकी होगी, मतलब कि U2 इधर ग्रेटर है U1 से। जब कम्प्लीटली डिफॉर्म हुआ होगा इसकी वेलोसिटी है ना पक्का गई होगी, इसकी वेलोसिटी कम हो गई होगी और इसकी वेलोसिटी उल्टा बढ़ गई होगी। ये इससे कोलिजन हुआ, अब कोलिजन होकर इसको है ना ज़्यादा वेलोसिटी से है ना कोलाइड, मतलब कि है ना रिफॉर्म हो गया, ये ज़्यादा वेलोसिटी रिफॉर्म हो जाएगा, ये इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, इसकी वेलोसिटी से, तो इधर U2 बड़ा ग्रेटर हो जाएगा U1 से। तो ये कौन सा केस हुआ, ये इसी को कहते हैं हम लोग इलास्टिक कोलिजन। इसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। देखिए जब भी इलास्टिक कोलिजन लिखा हो तो आप लोग समझ लीजिएगा मैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ। मैंने नहीं लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इलास्टिक, मतलब कि जब भी इलास्टिक कोलिजन लिखा हो समझ लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करें, देखिए कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो परफेक्टली इलास्टिक हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि जब ये दोनों टकराएंगे, जब भी दो कण आपस में टकराएंगे, है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दोनों वापस रिफॉर्म हो चुके होंगे। ये डिफॉर्म हो, इसको क्या कहते हैं, है ना, स्टेट ऑफ डिफॉर्मेशन, मतलब ये दोनों डिफॉर्म अवस्था में डिफॉर्म्ड हो चुके हैं पूरी तरीके से। ये अब डिफॉर्म होने के बाद फिर से ये लोग रिफॉर्म हो गए, और जब रिफॉर्म हो जाता है, जैसा पहला स्टेट था, मतलब जैसा ये वाला स्टेट था,
डिफॉर्म होने के बाद फिर से वही वाले स्टेट में आ जाते हैं, तो इसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। मतलब परफेक्टली ये लोग डिफॉर्म हो गया। मगर कोई भी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये डिफॉर्म हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका एनर्जी लॉस हुआ होगा। एनर्जी लॉस हुआ होगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वापस उसका एनर्जी कन्वर्टेड हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में, वापस उसका एनर्जी कन्वर्टेड हो गया होगा पहले की एनर्जी में, और वापस वो दोनों एक ही स्टेट में आ जाएंगे। देखिए, जब भी दोनों का डिफॉर्मेशन हो, जब भी किसी दो ऑब्जेक्ट का डिफॉर्मेशन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी में चेंजेस आते हैं, तो कंप्लीटली डिफॉर्म नहीं हो सकता। हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इलास्टिक कोलिजन हो सकता है, मगर एग्जैक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं एग्जैक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी का लॉस हुआ ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी भी दो बॉडी डिफॉर्म करेंगे और एनर्जी का लॉस नहीं होगा। देखिए, जब भी आप दोनों बॉडी डिफॉर्म करेंगे, कुछ हो ना हो मगर उसमें साउंड जरूर प्रोड्यूस होगा। तो साउंड क्या है? एनर्जी ही तो है। तो वो जो एनर्जी कोलाइड की, उसकी काइनेटिक एनर्जी आई और साउंड एनर्जी में वो प्रोड्यूस हो गया, वो दोनों टकराए और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। तो साउंड एनर्जी, उसकी थोड़ी सी एनर्जी साउंड एनर्जी में चली गई, तो थोड़ा तो एनर्जी तो लॉस हुआ ही उसका। थोड़ी एनर्जी हीट एनर्जी में चली होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो ही जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट इलास्टिक हो सकता है, मगर फिर भी हमें पढ़ने को कह रहा है कि परफेक्टली इलास्टिक। आप इमेजिन करके चलिए, मैं मानते हुए चलिए कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हुआ है, तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब ये है कि वो जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक ऐसे हो नहीं सकता, मगर फिर भी हम लोग मानते चलते हैं, क्योंकि क्योंकि इसे इमेजिन करना ज़रूरी है। शायद इसे ऐसा ऐसा इसलिए किया गया होगा, कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए, है ना? इसे हम लोग इमेजिन करते हैं कि परफेक्टली इलास्टिक हुआ होगा। तो है ना, रिफॉर्म करके इतना आप लोग समझ चुके होंगे। और तो आप लोग क्या समझे अभी तक कि अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इफ देयर इज नो loss of kinetic energy, it means the collision is perfectly elastic. The collision is perfectly elastic. और जब एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी की। तो हमेशा इलास्टिक कोलिजन में याद रखिएगा कि इलास्टिक कोलिजन का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर थी वही काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर होगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, मगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। इससे आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि पूरा जो प्रोसेस हुआ हर जगह काइनेटिक एनर्जी बराबर है, नहीं। यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन हुआ था दोनों बॉडीज का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी, यहाँ पे पक्का काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ था। तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी इस वाली काइनेटिक एनर्जी की, इसे मैं भी मानता हूँ, इसे पूरी दुनिया मानती है। मगर ये जो बीच में जो काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रक्शन हुआ है ना, वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गया था। मगर मैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इस डिफॉर्मेशन वाले की काइनेटिक एनर्जी और इस डिफॉर्मेशन वाले की काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, नहीं। इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी? इसकी थी काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, तो इसका जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना? क्योंकि बॉडी कंप्लीटली रिफॉर्म कर चुकी थी। रिफॉर्म मतलब कंप्लीटली वो लोग रिफॉर्म हो चुका था, हट चुका था। जब कंप्लीटली रिफॉर्म हो चुका था इसका मतलब उसका एनर्जी लॉस होने से बच चुका था, एनर्जी लॉस नहीं हुआ था। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे था वही काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रहेगा। मगर ये जो बीच में जो वाला प्रोसेस हुआ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पक्का लॉस हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज है। तो कहने का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी पूरा जो ये जो मोशन हो रहा है, पूरा ये जो प्रोसेस हो रहा है, या फिर पूरा जो ये जो इंसिडेंट हो रहा है, इस पूरे इंसिडेंट में काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है ना? मगर इन दोनों सिचुएशंस में बराबर है। अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि पूरे सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी बराबर है, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा कहते हैं तो ये बीच वाले में काइनेटिक एनर्जी बराबर होना जरूरी होगा, मगर बीच वाले में काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। तो हम लोग को ऐसा कहना चाहिए कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, ना कि पूरे मोशन में, ना कि पूरे इंसिडेंट में। पूरे इंसिडेंट में नहीं है, सिर्फ इनिशियल बराबर है फाइनल की। इतना समझ गए? बहुत ही अच्छी बात है। अब मुझे आप लोग यहाँ पे बताइए कि क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है? क्या यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है? हाँ, बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी है वो इंटरनल फोर्सेस हैं। तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मतलब क्या है? मोमेंटम इज कंजर्व। एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तो मतलब क्या है? मोमेंटम कंजर्व है।
मोमेंटम क्या है, कंजर्व है, कोलिजन हुआ, बहुत अच्छी बात है। फिर इलास्टिक कोलिजन हो गया, बहुत अच्छी बात है। मोमेंटम इन पूरे दौरान कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो भी है इंटरनल पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इंडिविजुअल पार्टिकल की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम बदलेगा, क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम बदलेगा इसलिए क्योंकि अंदर इंटरनल फोर्स उस वक्त भी लग रही होंगी, मगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम एट द एंड कंजर्व हो ही चुका होगा, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का कंजर्वेशन मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे सिस्टम के कंजर्वेशन में नहीं फर्क पड़ता है। इंडिविजुअल पार्टिकल का पड़ता है, क्योंकि इधर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम कंजर्व और चेंज हो रहा होगा, मगर पूरे सिस्टम का मोमेंटम वो कंजर्व हो चुका होगा। अब क्यों कंजर्व हो चुका होगा, है ना, क्योंकि इंटरनल फोर्सेस का कंजर्वेशन मोमेंटम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है इंटरनल फोर्सेस बाद में जाके कैंसिल आउट हो जाती है, बाद में उन्हें ऐड करते हैं तो वो सारी कैंसिल हो जाती है। इंटरनल फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कंजर्वेशन मोमेंटम पे, मगर इंडिविजुअल पार्टिकल पे पड़ता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल पे मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, मगर एज अ सिस्टम पे पूरा मोमेंटम कंजर्व है। तो मोमेंटम कंजर्व है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं, पी आई बराबर पी एफ कर सकते हैं। ये तो हमने देखिए इलास्टिक कोलिजन का केस, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इतना तो हमने समझ लिया, है ना। अब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं, है ना। इसमें क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन, इसमें मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस इसमें नहीं लग रहे हैं। इतना आप लोग को समझ में आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं। पहले मैं इसे रब कर लेता हूँ। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की, है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, है ना। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करने जा रहे हैं। तो पिछली बार हमने बात किया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इन इलास्टिक कोलिजन का बिल्कुल ही उल्टा होगा। पिछली बार में हमने देखा था कि दो बॉडीज थी, इस बार भी दो बॉडीज है, m1 मास, है ना, ये m2 मास, है ना। ये u1 से जा रहा है, ये u2 से जा रहा है, ये u1 u2 से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है ना, ये दोनों कोलाइड कर जाएंगे, कोलाइड कर भी जाती हैं। तो पिछली बार हमने देखा था जब दोनों बॉडी का कोलिजन हो गया था तो कम्प्लीटली रिफॉर्म हो चुका था बॉडी। जब कम्प्लीटली रिफॉर्मेशन आ गया था तो उस समय कहा था इलास्टिक कोलिजन। मगर अब इस केस में क्या होता है कि अब कम्प्लीटली डिफॉर्मेशन आ जाता है, कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड। जब बॉडीज कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड हो जाती है, कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड, है ना, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। जब बॉडीज कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाती है तो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती हैं। जब ये लोग कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगी, है ना, तो इन दोनों का वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इन दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे इन दोनों का जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, यहाँ पे इन दोनों का कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा, वो इन इलास्टिक कोलिजन में आते आते लॉस हो जाएगा। इस बार कोई काइनेटिक एनर्जी का वापस से गेन नहीं होगा। इस बार काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ तो लॉस हुआ, है ना। तो अब हम लोग क्या समझे कि अगर एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी का लॉस ना हो कोलिजन में तो वो इलास्टिक कोलिजन कहलाती है, मगर अगर काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए तो वो इन इलास्टिक कोलिजन कहलाती है। मैं आप लोग को पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी अभी बताने वाला हूँ। अभी इसका मामला तय कर लेते हैं, है ना। तो जब ये लोग कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगी, ऐसा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, लॉस होते होते कब तक लॉस होता रहेगा, जब तक ये लोग कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगे। जब ये लोग कम्प्लीटली डिफॉर्म हो जाएंगी तो इसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा दोनों ब्लॉक का, दोनों मास का एक ही काइनेटिक एनर्जी, मतलब दोनों काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगा। एक ही काइनेटिक एनर्जी के साथ दोनों रहेंगे, वो उनका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। मान लीजिए जब दोनों कंप्लीट डिफॉर्म हो जाती है तो दोनों का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों का वेलोसिटी भी हो जाता है, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। दोनों का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², इसका भी हो जाएगा हाफ mv² और इसका भी हो जाएगा हाफ, है ना, हाफ m1 का m1, इसका मास कितना है m1v का स्क्वायर, इसका हो जाएगा हाफ m2v का स्क्वायर। दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा, है ना। तो इस सिस्टम में काइनेटिक, है ना, क्या रहेगा, अभी जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट से चलने लगेगा। इतना हम समझ गए, इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, इसलिए इधर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इसलिए ग्रेटर है क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रहा है, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया है तो जाहिर सी बात है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बड़ा होगा। अब हम लोग पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इन इलास्टिक की बात कर लेते हैं।
अब पार्शियली इलास्टिक में और पार्शियली इनइलास्टिक में क्या होता है कि है ना, यहाँ पे ये लोग डिफॉर्म कर गए। अब डिफॉर्मेशन के बाद ये लोग थोड़ा सा रिफॉर्मेशन होते हैं और थोड़ा सा डिफॉर्म रहते हैं, मतलब डिफॉर्म हो गए थोड़ा सा, मतलब ये डिफॉर्म थे अच्छे तरीके से, मगर डिफॉर्मेशन के बाद कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये दोनों थोड़ा सा रिफॉर्म हो गए। देखिए यहाँ पे देखकर थोड़ा सा रिफॉर्म हो गए, दोनों थोड़ा सा जुदा हो गए, दोनों थोड़ा सा है ना इलास्टिक हो गए, थोड़ा सा इलास्टिक हो गए और थोड़ा सा इनइलास्टिक हो गए। मतलब ऐसा कोलिजन जो थोड़ा सा इनइलास्टिक हो, थोड़ा सा इलास्टिक हो, तो वो कोलिजन कहलाता है पार्शियली पार्शियली इलास्टिक, या कह लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन। पार्शियली इलास्टिक या कह लीजिए इनइलास्टिक कोलिजन, है ना। मतलब कि थोड़ा इलास्टिक भी है, थोड़ा इनइलास्टिक भी, मतलब आधा इलास्टिक है आधा इनइलास्टिक है। जाहिर सी बात है, अगर आधा इलास्टिक है तो इसका मतलब ये खुद कह रहा है कि मेरा भाई आधा इलास्टिक है इसलिए आधा इलास्टिक है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि आधा शरीर खराब है, इसका मतलब आधा शरीर सही है, इसलिए तुमने कहा कि आधा शरीर खराब है। उसी तरह से यहाँ पे ये थोड़ा सा इलास्टिक है, थोड़ा सा इलास्टिक हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा इनइलास्टिक हुआ। इसमें भी क्या हुआ, इसकी कुछ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, फिर डिफॉर्मेशन आया होगा तो लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी, फिर थोड़ा काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, मगर थोड़ा सा गेन हुआ, पूरा काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हुआ। तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद कहीं ना कहीं लॉस तो हुआ ही है, तो इसका भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है ना। और पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन, इसका भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बड़ा होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि इन दोनों केसेस में इलास्टिक कोलिजन में भी और पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक कोलिजन में भी दोनों में काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है। इनइलास्टिक कोलिजन में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, उसमें तो मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है वो इनइलास्टिक में, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफॉर्म कर चुका है। मगर पार्शियली इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में भी काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, मगर थोड़ा सा लॉस हुआ है ना, और थोड़ा सा गेन भी हुआ है। मगर हमें पूरा गेन चाहिए था ताकि वो इनिशियल के बराबर हो जाए, मगर इनिशियल के बराबर हो नहीं पाया। थोड़ा सा गेन हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ, तो फिर भी इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। मगर इलास्टिक कोलिजन के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। बाकी इलास्टिक के लिए और पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक के लिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल। और इन तीनों सिचुएशंस में मोमेंटम कंजर्व रहेंगे क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इतना हम लोग समझ चुके हैं, चलिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और भी अच्छे तरीके से इसे समझ लेते हैं। इतना तो मैंने आप लोग को पूरा इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक, इनइलास्टिक अच्छे से ओवरव्यू दे दिया। अब हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग वी सेपरेशन, वी सेपरेट, है ना, वी सेपरेशन और वी अप्रोच के बारे में पढ़ लेते हैं। वी सेपरेशन और वी अप्रोच का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ जाएंगे जो मैं समझाने वाला हूँ, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए वी सेपरेशन और वी अप्रोच को, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ने से पहले, है ना। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, यहाँ पे एक और पार्टिकल जा रहा है, वो जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका वी सेपरेशन कितना होगा, इसका वी सेपरेशन मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पार्टिकल जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, एक और पार्टिकल जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसका वी सेपरेशन कितना होगा, अच्छा वी अप्रोच कितना होगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे सेपरेट कौन होना चाह रहा है, ये वाला पार्टिकल कि ये वाला पार्टिकल। आप लोगों का कॉमन सेंस कहेगा कि ये वाला पार्टिकल, और वो बिल्कुल सही भी है क्योंकि ये वाला पार्टिकल इस वाले पार्टिकल से दूर जा रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग को चोर पुलिस का एग्जाम्पल दे, पुलिस है, ये चोर है, चोर भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, पुलिस भी डायरेक्शन में भाग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि चोर पुलिस से सेपरेट होना चाह रहा है। चोर चाहता है कि पुलिस मुझे ना पकड़े, पुलिस मेरी तरफ अप्रोच नहीं कर पाए, इसलिए मैं उससे सेपरेट हो रहा हूँ। उससे सेपरेट होने के लिए वो पुलिस है ना, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है तेजी से, ताकि पुलिस उसे नहीं पकड़ पाए, मतलब वो सेपरेट होना चाह रहा है पुलिस से, है ना। वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है ना, अब पुलिस भी उसके इस डायरेक्शन में भाग रहा है इसको अप्रोच करने के लिए, मगर ये भागे जा रहा है, सेपरेट होने की कोशिश की जा रहा है ताकि पुलिस इसे नहीं पकड़े। तो सेपरेट यहाँ पे चोर हो रहा है। उसी तरह से ये चोर, ये वाला पार्टिकल है, ये सेपरेट होना चाह रहा है। तो जब भी कोई सेपरेट होना चाहे, है ना, सेपरेट होना चाह रहा है ये 10 मीटर पर सेकेंड वाला पार्टिकल,
तो सबसे पहले 10 मीटर पर सेकेंड वाले पार्टिकल को हम लोग प्लस में रखेंगे, है ना। ये 10 मीटर पर सेकेंड वाले वेलोसिटी वाले पार्टिकल को, इसका जो वेलोसिटी है इस पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड, उसको प्लस में रखेंगे। और ये अप्रोच करना चाह रहा है, ये यहाँ पे पुलिस है, ये पुलिस है, ये चोर है। ये पुलिस इस चोर को पकड़ना चाह रहा है, इस चोर को ये पकड़ना चाह रहा है ये पुलिस। तो ये इससे अप्रोच कर रहा है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस 10 मीटर पर सेकेंड के पास कौन जाना चाह रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 मीटर पर सेकेंड वाला है ना, इसे अप्रोच करना चाह रहा है, वो सेपरेट नहीं होना चाह रहा। 5 मीटर पर सेकेंड वाला सेपरेट नहीं होना चाह रहा, उल्टा वो चोर को अप्रोच करना चाह रहा है, उल्टा वो चोर को पकड़ना चाह रहा है, वो चोर से बिछड़ना नहीं चाह रहा है। अब क्योंकि वो चोर को पकड़ना चाह रहा है, वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के रूल्स के खिलाफ है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रूल कहता है कि जब भी जो भी वेलोसिटी बेचारा सेपरेट होना चाह रहा है उसे हम प्लस में रखेंगे, मगर जो सेपरेट नहीं होना चाह रहा है वो बेवकूफ़ माइनस में जाएगा। तो माइनस में जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड वाला, तो -5 कर देंगे। तो वी सेपरेशन कितना निकल गया, 10 - 5, 5 मीटर पर सेकेंड। वी सेपरेशन निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये अप्रोच देख लेते हैं, यहाँ पे अप्रोच करना है। अब वेलोसिटी ऑफ वी अप्रोच, अब अभी तक वी सेपरेशन अगर आप लोग निकालना सीखे तो वी अप्रोच भी निकालना सीख चुके होंगे। वी अप्रोच का भी कंसेप्ट वही है जो वी सेपरेशन का है ना, वैसे में है ना, इसमें बस थोड़ा सा अलग है, बाकी कंसेप्ट वही है। इस अप्रोच को होना चाह रहा है, जो अप्रोच होना चाह रहा है उसको प्लस में रखेंगे, जो अप्रोच नहीं होना चाह रहा है उसको माइनस में रखेंगे। अप्रोच होना चाह रहा है, ये पुलिस अप्रोच होना चाह रहा है, ये 10 मीटर वाले पर सेकंड से अप्रोच होना चाह रहा है, 10 मीटर पर सेकंड वाले को पकड़ना चाह रहा है। तो ये पुलिस अप्रोच होना चाह रहा है, कितने से अप्रोच हो रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो 5 मीटर पर सेकंड को प्लस में रखेंगे क्योंकि ये बेचारा अप्रोच हो रहा है। सेपरेट कौन हो रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड वाला है। ये 10 मीटर पर सेकंड वाला वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का रूल तोड़ रहा है, ये रूल तोड़ रहा है। रूल क्या तोड़ रहा है ये 10 मीटर पर सेकंड वाला, कि इसे अप्रोच होना था मगर ये सेपरेट हो रहा है, इसे सजा मिलेगी, इसलिए इसको माइनस में रख दिया जाएगा। 5 - 10, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बी अप्रोच। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए अब दोनों ही सेपरेट हो रहा है, ये भी 5 मीटर से इधर जा रहा है और ये 10 से इधर जा रहा है। अब देखिए, ये भी इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है, दोनों एक दूसरे को देख देख के भाग रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना चाह रहे हैं, तो दोनों को हम लोग प्लस में रखेंगे। ये हो जाएगा 10 + 5 बराबर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इस बार वी सेपरेशन कितना गया, 15 मीटर पर सेकेंड। अब वी अप्रोच देख लेते हैं, वी अप्रोच कितना होगा, है ना। इस सिचुएशन का भी अप्रोच देख लेते हैं, है ना। इस बार कोई अप्रोच नहीं होना चाह रहा है, ये भी है ना सेपरेट हो रहा है, ये भी सेपरेट हो रहा है, दोनों ही अप्रोच नहीं होना चाह रहा, दोनों ही एक दूसरे से भाग रहा है, दोनों को एक दूसरे के पास आना चाहिए था। वी अप्रोच ये चाहते थे कि दोनों एक दूसरे के पास है, मगर क्योंकि दोनों एक दूसरे से भाग रहे इसलिए वी अप्रोच दोनों को माइनस साइन में रखेगा। तो ये होगा -10, ये हो जाएगा -10 - 5 हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में भागने की ये दोनों कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो अब हम लोग इसी तरह देख लेते हैं, ये 10 और 5 का है ना खेल था। अब मान लीजिए कि ये अप्रोच होना चाह रहा है ना। अब दोनों ही अप्रोच होना चाह रहे हैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना आ जाएगा, दोनों में तो कोई भी सेपरेट नहीं हो रहा, दोनों को माइनस में रखेंगे, -5 - 10 हो जाएगा -15 मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना हो जाएगा, दोनों अप्रोच रहा है तो दोनों को प्लस में रखेंगे, हो जाएगा 5 + 10 बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अभी तक अच्छी तरीके से ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ चुका होगा, है ना। मान ली अब ये वाला आप लोग खुद से निकालिए। मान लीजिए कि ये इधर जा रहा है ना, और ये भी इधर जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। मैं आप लोग को अच्छी तरह से बता दिया। अब इसका वेलोसिटी ऑफ, ये 4 वाला सिचुएशन ले लीजिए, है ना। इसका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आप लोग खुद से निकालना है। मैंने आप लोग को इतना बता दिया, तो ये वाला आप लोग इजीली निकाल लेंगे। इतना आप लोग समझ गए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होता है। अब हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिट्यूशन होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिट्यूशन, है ना, उसको डिनोट किया जाता है इन ई से, डिनोटेड बाय ई से। उसको किसे डिनोट कर दिया जाता है, ई से डिनोट किया जाता है। ई क्या होता है, अब ये समझिए। जो कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिट्यूशन होता है वो डिपेंड्स, ये बताने से पहले मैं आप लोग को एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 4 बॉल है ना, एक आपके पास है टेनिस बॉल, है ना, एक आपके पास है क्रेजी बॉल, एक आपके पास है लेदर वाला बॉल, और एक आपके पास है आटा वाला बॉल, है ना। अब नॉर्मल सरफेस रखा हुआ है। अब इन चारों बॉल्स को, आटा वाला बॉल मतलब क्या, आटा होता है ना, उसी का जब आप लोग बॉल बनाएंगे तो उसे आटा वाला बॉल कहते हैं ना।
तो इन चारों बॉल को जब आप लोग सरफेस पे फेंकेंगे तो कौन सा बॉल सबसे हाई जंप करेगा? जाहिर सी बात है क्रेजी बॉल सबसे ज़्यादा हाई जंप करेगा। उसके बाद कौन करेगा? उसके बाद जो हाई जंप करेगा वो टेनिस बॉल करेगा, है ना। क्रेजी बॉल से कम करेगा, सबसे ज़्यादा हाई जंप तो क्रेजी बॉल करेगा, उससे कम हाई जंप टेनिस बॉल करेगा, उससे भी कम हाई जंप कौन करेगा? लेदर वाला बॉल करेगा। और ये आटा वाला बॉल तो चिपक ही जाएगा सरफेस से, स्टिक टू द सरफेस, ये सरफेस से क्या जाएगा? चिपक जाएगा, ये सरफेस जाके चिपक ही जाएगा। तो हमसे ये पता चलता है कि इन चारों का जो ई है वो कहीं ना कहीं अलग है। तो इससे हमें क्या इन चारों का जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो अलग अलग है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ई है वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डिपेंड्स ऑन द surfaces of two bodies, surfaces of the bodies, surfaces of the two bodies, of the two bodies। मतलब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ये दोनों सरफेस के बॉडी से डिपेंड करता है। ये जो देखिए जब हमने टेनिस बॉल फेंका, मतलब जब हमने क्रेजी बॉल फेंका नॉर्मल सरफेस पे तो वो बहुत ही ज़्यादा उछल गया, मगर जैसे हमने क्रेजी बॉल का सरफेस बदल दिया, उसको आटा बॉल में कन्वर्ट कर दिया तो डायरेक्ट सरफेस से स्टिक कर गया। अब मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल सरफेस नहीं, यहाँ पे आटा वाला सरफेस होता, तो अगर यहाँ पे आटा वाला सरफेस होता तो क्या क्रेजी बॉल जंप कर पाता? क्या टेनिस बॉल जंप कर पाता? नहीं, ना टेनिस बॉल जंप करता है, लेदर बॉल, ना क्रेजी बॉल, क्योंकि उधर का सरफेस बदल गया था। और क्रेजी बॉल का सरफेस है अलग, क्रेजी बॉल का सरफेस जंप करेगा नॉर्मल सरफेस पे, मगर जब उसको आटा वाले सरफेस पे जंप किया जाएगा तो वो चिपक जाएगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो दोनों बॉडीज के सरफेस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे हमें क्रेजी बॉल और उसके नॉर्मल सरफेस पे केस दिया होता, तो क्रेजी बॉल उस पर तो बहुत ही अच्छी तरीके से जंप किया, मगर जैसे हमने क्रेजी बॉल को आटा वाले बॉल में चेंज कर दिया वो चिपक गया, और जैसे हमने सरफेस को आटा वाले सरफेस कन्वर्ट कर दिया तो क्रेजी बॉल चिपक गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो डिपेंड कर रहा है सरफेस पे, जिस तरह का सरफेस हो रहा है उसी तरह का एक्शन हो रहा है, उसी तरह का कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑफ द टू बॉडीज। तो ये तो मैंने आप लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब चलिए अब हम लोग जो मेन टॉपिक है वो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वो होता है वी सेपरेशन बाय वी अप्रोच, होता है वी सेपरेशन बाय वी अप्रोच, वी सेपरेशन बाय वी अप्रोच, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे इलास्टिक धीरे धीरे इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और पार्शियली इलास्टिक और पार्शियल इनइलास्टिक कोलिजन का बात कर लेते हैं। तो जो इलास्टिक कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन, है ना, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इलास्टिक कोलिजन के लिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना होगा, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन का मैं केस बना देता हूँ। पहले ये इलास्टिक कोलिजन था U1 से और U2 से, ये बिफोर कोलिजन की बात है। कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन इलास्टिक कोलिजन क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन मान लीजिए ये दोनों है ना V1 और V2 की स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इस बार ई की वैल्यू कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन के लिए ई की वैल्यू कितनी होगी? जाहिर सी बात है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो इलास्टिक कोलिजन के लिए कौन सा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेंगे? ये देखिए बिफोर कोलिजन से पहले वो दोनों पार्टिकल U1 से जा रहा था और U2 से जा रहा था। कोलिजन के बाद वो दोनों पार्टिकल, देखिए यहाँ पे कोलिजन हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ होगा, डिफॉर्मेशन के बाद कंप्लीटली डिफॉर्मेशन हो गया, तो दोनों अलग अलग स्पीड से जाने लगा। ये V1 से जा रहा है, ये V2 से जा रहा है ना। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे V2 है ना, V2 इज ग्रेटर देन V1, यहाँ पे U2 इज ग्रेटर देन, मतलब इधर U1 इज ग्रेटर देन U2, है ना। तो इधर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसका लेंगे? बिफोर कोलिजन की आफ्टर कोलिजन का। इधर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हम लोग आफ्टर कोलिजन का लेंगे, क्योंकि सेपरेट हमें दिखाना है आफ्टर कोलिजन का। तो आफ्टर कोलिजन सेपरेट कौन होना चाह रहा है? ये V2 होना चाह रहा है सेपरेट, अब V2 का ज़्यादा स्पीड से भाग भी रहा है तो V2 सेपरेट होना चाह रहा है ना। अब V2 की वैल्यू क्या है? V1 से ज़्यादा, जाहिर सी बात है वो आसानी से सेपरेट हो जाएगा, तो V2 को हम लोग प्लस में रखेंगे। V2 को प्लस में रखेंगे, अप्रोच कौन करना चाह रहा है? ये V1 अभी भी बेवकूफ़ी कर रहा है, ये अप्रोच करना चाह रहा है। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का रूल है कि जब भी कोई अप्रोच कर रहा हो उसको माइनस में रख देंगे, तो V1 को माइनस में रख देंगे। तो ये हो गया हमारा, है ना, क्या तो कहते हैं, क्या हो गया हमारा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया। कब का? आफ्टर कोलिजन का। जब भी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेंगे, ए की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी अप्रोच करेंगे,
तो इलास्टिक कोलिजन है या फिर इनइलास्टिक है या पार्शियली इलास्टिक है इनइलास्टिक, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद लेंगे। ये कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद इन दोनों का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो गया v2 माइनस v1, क्योंकि v2 सेपरेट करना चाहता है v2 को प्लस में रखा, v1 अप्रोच करना चाहता है v1 को माइनस में रखा। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन का लेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसका लेंगे? बिफोर कोलिजन का लेंगे। तो बिफोर कोलिजन इसका अप्रोच वेलोसिटी कितना है? बिफोर कोलिजन u1 बड़ा है, तो u1 तो अप्रोच करना चाह रहा है, तो u1 को बेचारा प्लस में रखेंगे, u1 को प्लस में रखेंगे, है ना, और u2 को माइनस में रखेंगे, तो u1 माइनस u2। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन रखेंगे कोलिजन के बाद का, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रखेंगे कोलिजन के पहले का। देखिए कोलिजन से पहले ये अप्रोच हो रहा होगा, ये u1 u2 से बड़ा है तभी तो अप्रोच हो रहा होगा, मतलब क्या है ना, टकराया होगा। कोलिजन क्या होगा? अप्रोच कर करके ही तो कोलिजन होगा, अप्रोच नहीं करेगा तो कोलिजन होगा भी नहीं। और कोलिजन के बाद v2 सेपरेट करने लगा। कोलिजन से पहले u1 है ना अप्रोच कर रहा था, अप्रोच किया तो कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद सेपरेट हुआ, कौन? v2 सेपरेट हुआ। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके लिए? कोलिजन के बाद का। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके लिए? कोलिजन के पहले का। अप्रोच कर रहा था तभी कोलिजन हुआ ना। तो इतना हमने समझ गया। तो ये किसका है? इलास्टिक कोलिजन का। ये किसका हमारा? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है ना। और जो ई का वैल्यू है वो ई का जो वैल्यू है ना, ई का वैल्यू 0 से लेके ई का वैल्यू है ना, ई का वैल्यू 0 से लेके 1 तक वैरी करता है। मतलब जब भी आप लोग को ई का वैल्यू देखने को मिलेगा वो 0 और 1 के बीच में ही देखने को मिलेगा। कभी आप लोग को देखने को मिलेगा कि 2/3, कभी आप लोग को देखने को मिलेगा 4/5, कभी आप लोग को देखने को मिलेगा हाफ मतलब 1/2, और कभी आप लोग को 0 देखने को मिलेगा और कभी आप लोग को 1 देखने को मिलेगा। तो मुद्दा यही है कि ई का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच तक में रिवॉल्व करता रहता है। या तो 0 होगा या तो 1 होगा, या तो 0 और 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगा। तो इलास्टिक कोएफिशिएंट के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। तो चलिए यहाँ पे मैंने ई का वैल्यू 1 रख दिया इलास्टिक कोएफिशिएंट के लिए। जब मैंने यहाँ पे ई का वैल्यू 1 रखा तो मैं इस u1 माइनस u2 को इधर ले चलता हूँ। मैं ले जा सकता हूँ क्योंकि इधर 1 है, कोई फर्क है ना, इधर 1 है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर ले जाता हूँ, आइए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो u1 माइनस u2 बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1। अब ये जो u1 माइनस u2 है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। और v2 माइनस v1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो अब हमें क्या पता चला, जब हमने ई की वैल्यू 1 रखी इसके लिए, इलास्टिक कोलिजन के लिए, तो हमें ये पता चला कि इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। और ये क्यों होता है? ये होता है इसलिए होता है ना। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। जब भी आप लोग को इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है आप लोग समझ लीजिएगा कि कुछ हो ना हो मगर ये इलास्टिक कोलिजन जरूर है। ये कब हुआ? जब हमने ई की वैल्यू 1 रखी। ई की वैल्यू इलास्टिक कोलिजन में हमेशा 1 रहती है। अब वो कैसे 1 रहती है मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये पहले इस वेलोसिटी से जा रहा था, है ना, ये जा रहा था, ई वैल्यू कितनी थी? v सेपरेट बाय v अप्रोच। पहले ये इलास्टिक कोलिजन से जा रहा था, है ना, ये जा रहा था नॉर्मल बिफोर कोलिजन से ना, नॉर्मल स्टेट में जा रहा था। तो कोलिजन से पहले जिस स्टेट में था उसी स्टेट में कोलिजन के बाद भी आ गया। कोलिजन से पहले इस स्टेट में था, फिर बेचारे का कोलिजन हुआ, मगर फिर हमें पता चलता है कि इलास्टिक कोलिजन में कोलिजन के बाद भी उसी स्टेट में आ गया जिस स्टेट में वो पहले था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले जैसा था फिर वैसा ही हो गया, तो दोनों कट जाएगा। दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ये 1 किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होता है? तो 1 के बराबर होता है। जब ये दोनों कट गया तो बराबर आया 1, तो 1 बराबर किसके हो गया? ई के बराबर हो गया, क्योंकि ई बराबर होता है इनके बराबर। जब ये बराबर हो गया 1 के तो 1 बराबर हो गया ई के। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, है ना। कि कैसे हुआ? इलास्टिक कोलिजन में जैसे पहले बिफोर कोलिजन का स्टेट था वैसे आफ्टर कोलिजन का स्टेट हुआ, है ना। जैसा बिफोर कोलिजन का माहौल था वैसा आफ्टर कोलिजन था, तो दोनों कट गया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बिफोर कोलिजन था, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो बिफोर कोलिजन था वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन के बराबर रहेगा, है ना। मतलब जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन के पहले था वो बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। दोनों एक दूसरे के बराबर ही होगा, भले ही दोनों की वेलोसिटीज चेंज हो जाएंगी मगर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन दोनों का सेम रहेगा। इसलिए दोनों का कट जाएगा। दोनों का कट जाएगा मतलब क्या है कि दोनों की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना। दोनों कट जाएंगे तो बराबर, और ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर होता है? ई के बराबर होता है। दोनों कट के कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब क्या हो गया? ई बराबर किसके हो गया? ई बराबर 1 के इलास्टिक कोलिजन के लिए। इतना आप लोग समझ चुके होंगे। अब इन इलास्टिक कोलिजन का केस देख लेते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है, सिर्फ डिफॉर्मेशन ही डिफॉर्मेशन होता है। तो ये तो कम्प्लीटली डिफॉर्म कर गया, कम्प्लीटली क्या कर गया? कम्प्लीटली ये क्या कर गया? कम्प्लीटली डिफॉर्म कर गया, है ना, कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड कर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये कम्प्लीटली डिफॉर्म कर गया इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो ये सेपरेट कर रहा है ना तो ये
अप्रोच कर रहा है, जब ये कम्प्लीटली डिफॉर्म हो गया, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ गया, उसके बाद ये डिफॉर्म हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोहेजन है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोहेजन में ना तो ये सेपरेट हो पा रहा है, ना ही ये अप्रोच हो पा रहा है। तो जब दोनों ही नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ई का वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी 0 है और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी 0 है। मतलब यहाँ पे साफ साफ जाहिर हो रहा है, ना सेपरेट हो पा रहा है तो सेपरेशन भी 0, ना अप्रोच हो रहा है अप्रोच भी 0। मतलब कि ई की वैल्यू जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इन इलास्टिक कोहेजन में, वो 0 होता है। ई की वैल्यू अगर 0 हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि दोनों चिपका हुआ है। ई की वैल्यू अगर 0 हो तो इट डजंट इम्प्लीफाई कि दोनों चिपका हुआ है। मगर हमेशा हमें यही कह दिया रहता है कि अगर ई की वैल्यू 0 होती है तो हमेशा वो दोनों चिपके ही रहते हैं, दोनों चिपका हुआ है। और अगर ई की वैल्यू 1 हो, और अगर ई की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन, हाँ। मगर हमेशा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, मगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को मैं पी ई सी करके लिखूंगा, है ना। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को मैं पी ई सी करके लिखूंगा। ई की वैल्यू 1 हो तो इसका मतलब ये मतलब नहीं समझिएगा कि हमेशा वो परफेक्टली इलास्टिक कोहेजन होगा, मगर हमेशा जब भी ई की वैल्यू 1 होती है तो हमें परफेक्टली इलास्टिक कोहेजन ही दिया रहता है ना। मगर जब परफेक्टली इलास्टिक कोहेजन होगा तो ये समझिए कि ई की वैल्यू हम 1 ही है। मगर हमें पता है कि ये जो कोलिजन हुआ वो परफेक्टली इलास्टिक है, तो इसका मतलब क्या है कि ई की वैल्यू वहाँ पर 1 ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकती, तो वहाँ पे ई की वैल्यू 1 होगी। इतना आप लोग समझ चुके होंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। अब पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली इनइलास्टिक कोहेजन के बारे में समझ लेते हैं, है ना। पार्शियली इलास्टिक, पार्शियली इनइलास्टिक, मैं थोड़ा सा रिफॉर्म किया, थोड़ा सा डिफॉर्म किया, है ना। थोड़ा सा रिफॉर्म भी किया, थोड़ा सा रिफॉर्म नहीं भी किया, थोड़ा सा डिफॉर्म भी किया, थोड़ा सा डिफॉर्म नहीं भी किया। तो इसका जो ई का वैल्यू होगा वो ना तो कम्प्लीटली डिफॉर्म होगा, मतलब ना तो वो 0 होगा, और ना तो वो कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड होगा, और ना तो वो 1 होगा। अगर उसका वैल्यू 1 होता तो कम्प्लीटली डिफॉर्म रहता, मगर यहाँ पे पार्शियली डिफॉर्म है। अगर उसका वैल्यू 0 रहता तो इसका मतलब होता वो कम्प्लीटली डिफॉर्म्ड है, मगर यहाँ पे तो पार्शियली डिफॉर्म्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा। ई का जो वैल्यू है पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक कोहेजन के लिए वो 0 से बड़ा होगा। ई का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इसलिए 0 से बड़ा होगा कि ये कम्प्लीटली डिफॉर्म तो नहीं किया। जब कम्प्लीटली डिफॉर्म नहीं किया इसका मतलब क्या है, 0 नहीं है, मतलब पूरा ये 0 नहीं है, 0 से थोड़ा ऊपर है, क्योंकि इसने थोड़ा डिफॉर्म किया इसलिए 0 से थोड़ा ऊपर है। मगर इसने पूरा डिफॉर्म नहीं किया, इसका मतलब क्या है, ये अभी भी 1 से छोटा है। मतलब 0 तो ई का वैल्यू 0 से बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा। ई का वैल्यू 0 से बड़ा होगा मगर 1 से छोटा होगा। ये किसके लिए है, पार्शियली, पार्शियल के लिए। मैं इसे सिर्फ पार्शियल लिख देता हूँ, मुझे उतना लंबा नहीं लिखना, है ना। 0 से बड़ा होगा क्योंकि कम्प्लीटली रिफॉर्म नहीं किया, और 1 से छोटा होगा क्योंकि कम्प्लीटली रिफॉर्म नहीं किया। अगर कम्प्लीटली रिफॉर्म कर जाता तो 1 होता है, और ई का वैल्यू हमेशा 0 से लेकर 1 तक के बीच में रहता है। तो इतना सब कुछ तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब मुझे एक और बात बतानी रह गई थी, है ना, वो मैं आप लोग को बोर्ड ड्रॉप करके बता देता हूँ, है ना। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। इतना लोग पता चलेगा कि इलास्टिक कोलिजन के लिए हमेशा u1 माइनस u1 माइनस u2 बराबर होता है v2 माइनस v1। ये v2 माइनस v1 क्या है, v सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। और u1 माइनस u2 क्या है ना, v अप्रोच बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और e की वैल्यू जो लेते हैं v सेपरेशन और v अप्रोच, ये v सेपरेशन हमेशा हम लोग लेंगे कोलिजन के बाद, और v अप्रोच लेंगे कोलिजन के पहले। कोलिजन के पहले अप्रोच होगा तभी कोलिजन होगा, फिर सेपरेट होगा, है ना। तो v सेपरेशन लेंगे कोलिजन के बाद, v अप्रोच लेंगे कोलिजन के पहले। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। चलिए मुझे कुछ और बातें बताना रह गया था, मैं मिटा के बता देता हूँ। तो मैंने तो आप लोगों को बताया था कि ई की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मगर ई की एक और वैल्यू होती है जो कि होती है इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इम्पल्स डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है जब कोलिजन के बाद बॉडीज फिर से डिफॉर्म कर जाती है, और डिफॉर्मेशन होता है कोलिजन के बाद बॉडी डिफॉर्म ही रहती है, मतलब सटी हुई रहती है ना, मतलब डिफॉर्म हुई रहती है। तो इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स डिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स डिफॉर्मेशन। मगर इस फॉर्मूले का यूज इस वाले वीडियो में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है, मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्स्ट्रा के लिए एक बता दे रहा हूँ। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बराबर कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम के इम्पल्स बराबर कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम के डिफॉर्मेशन के लिए चेंज इन मोमेंटम। डिफॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा, देखिए पहले दो मासेस होंगे, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी होगा u1 u2, दोनों का मास होगा m1 m2, है ना। फिर दोनों का कोलिजन हो गया,
फिर कोलिजन के बाद फिर रिफॉर्म हो गया, क्योंकि रिफॉर्मेशन का इम्पल्स निकाल रहे हैं। अब दोनों की वेलोसिटी हो गई v1 v2, दोनों का मास m1, ये m2, इम्पल्स और रिफॉर्मेशन हो जाएगा m1 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज मोमेंटम होता है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना, ये हो जाएगा m1 v1 माइनस m1 u1, है ना। m2 मास के लिए कितना हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2। अब हम लोग इम्पल्स और डिफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन वो कितना आ जाएगा, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इम्पल्स और डिफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, ये सिर्फ डिफॉर्म होगा, रिफॉर्म होगा नहीं, डिफॉर्म वाले को हटा देते हैं, सिर्फ डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मेशन हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की सेम हो जाएगी, फाइनल स्पीड दोनों की सेम हो जाएगी, फाइनल स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब डिफॉर्मेशन होगा फाइनल स्पीड सेम हो जाएगी, मान लेते हैं फाइनल स्पीड दोनों की v हो जाती है ना, तो हो जाएगा m1 v माइनस m1 u1, है ना। और m2 मास के लिए m2 v, m2 का भी फाइनल वेलोसिटी v ही रहेगा, माइनस m2 u2, ये सब को लिख लीजिए, काम आएगा, है ना। ये हो गया इम्पल्स और डिफॉर्मेशन, इम्पल्स और डिफॉर्मेशन का। तो मैंने आप लोग को अच्छी तरीके से पूरा कंसेप्ट बता दिया इलास्टिक और वन डायमेंशन का। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज के वाले वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इलास्टिक कोहेजन इन वन डायमेंशन के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, इसका सारा कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वह इसके न्यूमेरिकल्स बचे थे जो कि इस वीडियो में नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये वाला वीडियो की लेंथ वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो न्यूमेरिकल्स अगले वाले वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप लोग को आज का वाला कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो हमारी अगली जो वीडियो आने वाली है, ताकि आप लोग को उसका नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से मिल जाए, है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड कीप ग्रोइंग।